हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पंजारे है और मैं आप सबका एडुडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि हमने सिलेबस के बारे में बात की थी, तब हमने एक अप्रोच के बारे में जाना था कि अगर हमें इंडियन पॉलिटी के इन टॉपिक को अगर पढ़ना होता है, जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच अपनानी होती है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच का मतलब होता है कि या तो आप इन टॉपिक को पूरा पढ़ो, नहीं तो फिर वो पढ़ लो जो इनमें नहीं है। कई बार हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते वक्त भी इसी अप्रोच को अपनाना पड़ता है, जिसे कुछ लोग बोलते हैं एलिमिनेशन ट्रिक, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आप श्योर हो कि वो 3 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं बन सकते, इसका मतलब होगा जो चौथा बचा हुआ है वही हमारा आंसर बनने वाला है। वैसा ही हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारे सिलेबस के अंदर ये 2 टॉपिक दिए हुए हैं। एक है भारत शासन अधिनियम 1919 और एक है भारत शासन अधिनियम 1935। ये दोनों अधिनियम अपने आप में एक संविधान थे। जो 1919 में अधिनियम आया था, ये 1935 तक के अधिनियम आने तक भारत के शासन को चलाने का एक संविधान था। जैसे कि आज हमारा संविधान है, वैसे ब्रिटिश काल के दौरान ये भी एक संविधान हुआ करता था। और 1919 के बाद में जो संविधान आया था वो बना था 1935 का अधिनियम। इसका नाम भी था भारत पर शासन चलाने के लिए अधिनियम। हमें इन दोनों को पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में, और क्वेश्चन भी इनसे आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखो कि क्वेश्चन जब इनसे आएगा तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी स्टेटमेंट इनका नहीं हो, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है, जिसके बारे में कल भी मैंने चर्चा की थी कि आपसे 1919 के अधिनियम से रिलेटेड ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है कि 1919 अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा करें। उन चर्चाओं में 3 कथन इसके दे दिया जाए और 1 कथन इनमें से किसी और का दे दिया जाए, तो फिर आप उनको टैकल कैसे करोगे? क्योंकि क्वेश्चन तो वो आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो गया, क्योंकि आपको तो या तो ये पूरा का पूरा एक्ट याद होना चाहिए था, और अगर एक्ट याद नहीं है तो मैंने एक दूसरी अप्रोच बताई थी, वो ये थे कि आप इनके अलावा जो टॉपिक है उनकी जो मैं मुख्य बात है, उस मुख्य बात के बारे में पढ़ लीजिए, अच्छे से टॉपिक तैयार कर लीजिए और फिर इनको करना। जैसा कि मैं जिस तरीके से अभी आपको पढ़ाने के बारे में बात कर रहा हूँ, इससे पढ़ाने के बाद में मैं भी एमसीक्यूज़ लाऊँगा। जो जितने आजकल जिस तरीके से हमारी संस्थानें परीक्षाओं में क्वेश्चन बनाती है और जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन बनाते हैं, हम भी इन पर एमसीक्यूज़ बनाएँगे और चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन है इसका और उसमें इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ होगी। तो जब अभी मैंने इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो इनसे पहले वाले एक्ट थे, उन सब से रिलेटेड मेजर बातें यहाँ पर बोर्ड पर बता दी। अब इतनी ही बातें हैं, आप चाहो तो इसे 5 मिनट के अंदर रिवाइज़ करके रख सकते हो और ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। उसके बाद इनका कोई भी क्वेश्चन होगा, इनसे रिलेटेड जो बातें होंगी वो अलग से तैयार कर लेंगे, ताकि इनसे कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। चलिए, तो हमारा जो ये 2 टॉपिक देख रखे हैं, ये 2 टॉपिक हमारे इंडियन पॉलिटी के जिस पोर्शन से आते हैं उसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी कि संविधान बनने से पहले क्या संविधान ऐसा था? अगर संविधान ऐसा जो आज बना है, हमें कैसे ये ख़्याल आया कि आज़ादी के बाद हमारे देश का शासन एक संविधान के अनुसार होगा? ये ख़्याल ऐसे बैठे-बैठे तो आता नहीं है। यानी कि हमारे आज़ाद होने तक इंडिया के अंदर कुछ ऐसे संवैधानिक विकास हो चुके थे, और ये टॉपिक उसी को है जिसका नाम दिया गया है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आइए, और ये जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला टॉपिक है, इसके अंदर हमारा जो इतिहास है, संवैधानिक विकास का इतिहास है, वो 2 भागों में बाँटा जाता है। उनमें पहला है कंपनी के अधीन जो संवैधानिक विकास हुआ, दूसरा था ताज के अधीन यानी क्राउन के अधीन। क्या मतलब है कि पहले जब शुरू-शुरू में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी, तो उसने भारत के कई इलाकों को, क्षेत्रों को जीता था। जीतने के बाद वहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। एक तरफ बाकी बचे हुए इलाकों में राजा शासन किया करते थे और दूसरी तरफ कुछ इलाकों पर शासन आ गया था कंपनी का। जब कंपनी शासन चला रही थी तब भी ब्रिटिश सरकार ने उसे अपने अधीन लाने के लिए कुछ संवैधानिक अधिनियम पारित किए थे, जो ब्रिटिश संसद पारित करती थी और कंपनी पर इंडिया में लागू होते थे। और दूसरी तरफ
1857 की क्रांति होती है, क्रांति के अंदर कंपनी को समाप्त कर दिया जाता है और वहाँ से फिर भारत डायरेक्टली किसके अधीन हो गया? ताज यानी ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन के महारानी के अधीन हो गया था। और जो कि 1858 से लेकर 1947 जब हम आज़ाद होते वहाँ तक शासन चलता है। इन दोनों कालों में काल अवधि के दौरान भारत के अंदर संवैधानिक विकास के लिए कुछ कदम उठाए गए थे। हमें उनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेनी है और यही हमारा आज का टॉपिक है। जब ब्रिटिश और एक चीज़ और क्लियर रखते हैं, ये जितने भी संवैधानिक विकास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि ब्रिटिश कंपनी हम पर इतनी मेहरबान थी या फिर ब्रिटिश की संसद इतनी मेहरबान थी? जी नहीं। ये जो इतना परिवर्तन हो रहा है, हम जो एक प्रकार के शासन की बजाय अलग-अलग तरीके से इन्होंने जो नियम बनाए हैं, ऐसे नियम इन्होंने बनाए क्यों थे? अगर ये जानने की कोशिश करें ताकि हमारी एक बेटर समझ रहे कि इनमें हो क्या रहा है, तो उसके लिए आपको मेजर 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहली बात, ब्रिटिश ऐसा परिवर्तन क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो कंपनी यहाँ पर थी, उस कंपनी के अधिकारी इंडिया में भ्रष्टाचार कर रहे थे। कंपनी नुकसान में जा रही थी, जो जबकि इसके जो अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार की वजह से एकदम करोड़पति, उस समय के करोड़पति हुआ करते थे। तो ये चीज़ ब्रिटेन की संसद को समझ में नहीं आई कि ऐसा चल क्या रहा है। जो अधिकारी घर पर लौट कर आता है वहाँ से रिटायर होने के बाद, वो तो लखपति करोड़पति बनकर आ रहा है, जबकि कंपनी कई सालों से घाटे में चलती जा रही है और कंपनी तो अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटेन की संसद से या सरकार से लोन मांग रही है। ये चीज़ उन्हें समझ में नहीं आई तो और उन्होंने छानबीन करवाई तो पता चला कि ये सारे के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो इन अधिकारियों पर रेगुलेट करने के लिए, इन पर नियंत्रण लाने के लिए इन्होंने कुछ रेगुलेटिंग एक्ट बनाए। उन रेगुलेटिंग एक्ट की पहला रीज़न तो यही बनता है कि कंपनी के अधिकारियों को अपने नियंत्रण में लाना और जो लाभ अधिकारी अपने लिए उठाते हैं, उस लाभ को ट्रांसफ़र करना कंपनी के खाते में। दूसरी अप्रोच, दूसरा रीज़न ये भी था कि पहले के समय में जो भी देश की कोई भी कंपनी थी, वो जब व्यापार करने के लिए निकलती थी, तो वहाँ की जो भी सरकार थी, यानी कि राजा, महारानी जो भी, इन राजा महारानियों से वो एक अधिकार पत्र लेकर निकलते थे और अधिकार पत्र में ये लिखा हुआ करता था कि इस देश के अंदर व्यापार करने का अधिकार इस कंपनी को दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आपने सुना होगा कि 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर व्यापार करने के लिए आती है, तो महारानी उन्हें 15 साल के व्यापार का अधिकार देती है, एकाधिकार देती है, यानी कि अब ये कंपनी 15 साल तक भारत में अकेली व्यापार करेगी। दूसरी ब्रिटेन की कंपनी नहीं आएगी, बाकी अन्य देशों की आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो और महारानी के अधीन नहीं है। लेकिन ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं करेगी। ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन 1609 में आते-आते कंपनी ने ये अधिकार अनंत काल के लिए बढ़ा दिया गया। महारानी ने बढ़ा दिया। अब जब महारानी ने अनंत काल तक बढ़ाया तो व्यापारियों को अधिकार मिला। फिर उन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ में बंगाल में अपना क्षेत्र अधीन किया और फिर धीरे-धीरे व्यापार करने के लिए आगे बढ़ पड़ी। ये जब कंपनी ऐसा कर रही थी तो 1773 आते-आते ब्रिटेन की संसद को समझ में आ गया कि ये अधिकारी भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं। जब भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं तो इन्हें नियंत्रण में लाना था। नियंत्रण में लाने के लिए एक तरफ रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है। तो आपको समझ में आया कि पहला रीज़न था कि अधिकारियों पर अंकुश लगाना। दूसरे रीज़न की बात करें, दूसरा रीज़न ये बनता है कि जब एक कंपनी ने भारत में आकर व्यापार किया, इसके अधिकारियों को इतना प्रॉफ़िट हुआ, तो जायज़ है कि जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी वर्ग थे, उनको भी खुजली हुई होगी कि हम भी जाएँगे इंडिया और वहाँ पर व्यापार करेंगे। अगर इतना प्रॉफ़िटेबल क्षेत्र है इंडिया, तो हम क्यों ना जाएँ? तो उन्होंने ब्रिटेन की संसद पर ये दबाव डालना शुरू किया कि इंडिया के अंदर कंपनी का शासन इस तरीके से व्यवस्थित करो जैसा हमारे ब्रिटेन में, ताकि हम जब इंडिया जाएँ तो हमें वहाँ का शासन भी वैसा ही मिलना चाहिए जैसा कि हमारे यहाँ मिलता है। तो उन अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए भी ब्रिटेन की संसद को अपने जो नियामक के कानून बन रहे थे, इनमें परिवर्तन करना था। तीसरा एक और मेजर कारण बना, वो था इंडियन। आपको शायद याद होगा कि 1885 में भारत के अंदर एक राजनीतिक संस्था का गठन होता है जो कि है कांग्रेस। कांग्रेस का जब गठन हुआ तो कांग्रेस में भारतीय लोग मिलकर ब्रिटेन की सरकार से
और गवर्नर जनरल से, इन सब से और ब्रिटेन की महारानी से भी मांग किया करते थे कि हमारे भारत में ये प्रकार के परिवर्तन लाओ, जैसे कि भारतीयों की एंट्री करवाओ, आपकी विधायिका के अंदर, आपकी कार्यपालिका के अंदर भारतीय भी शामिल होने चाहिए, ऐसी मांग कर रहे थे। तो भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए भी इस सरकार को यानी ब्रिटेन की संसद को इन अधिनियमों में परिवर्तन करने थे। आपको 3 मेजर रीजन समझ में आए। अधिकारी कंट्रोल, दूसरा जो वहाँ के ब्रिटिश व्यापारी वर्ग थे इनका भारत में प्रसार करने के लिए उनके लिए व्यवस्था करना, और तीसरा था भारतीयों की मांग को पूरी करना। ऐसे कुछ रीजन बने जिनकी वजह से ब्रिटेन की जो संसद थी वो समय समय पर अलग अलग कानून लाती गई। इनमें पहला कानून बनता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता। तो इसका सबसे बड़ी जो मेजर बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो यही थी कि इन्होंने जो पहले ही यहाँ पर मद्रास, बम्बई और कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, इन 3 क्षेत्रों पर अपनी प्रेसिडेंसी स्थापित कर दी। और उसका मतलब था कि वहाँ पर एक अधिकारी होता जिसे गवर्नर बोलते थे, बाकी गवर्नर के हेल्पर हुआ करते थे, वो सब मिलकर कंपनी का शासन चला रहे थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने जो बंगाल का गवर्नर था इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे इनको इनके अधीन कर दिया था कुछ मामलों में। और दूसरा, इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी पश्चिम बंगाल में। यहाँ हमें याद रखना है कि 1935 में भी फेडरल कोर्ट की स्थापना होने वाली है, लेकिन आरपीएससी और कोई भी अन्य संस्थान अगर क्वेश्चन पूछेगी तो वो हो सकता है आपको ये बोले कि 1935 के अधिनियम के अनुसार भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो वो गलत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में की जाती है, और जब 1935 के एक्ट में आएगी वहाँ पर फेडरल कोर्ट होगी। क्या फ़र्क होता है सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट वो होती है जिसके ऊपर आप कहीं पर भी शिकायत नहीं कर सकते। जैसे वर्तमान में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, और आप किसी भी सेशन कोर्ट, जिला न्यायालय, वहाँ से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट के आगे कहीं पर भी नहीं जा सकते। ध्यान रखना, राष्ट्रपति के पास जो समाज याचिका जाती है वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में नहीं जाती है, वो पर्सनल इश्यू है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वो राष्ट्रपति चाहे तो सजा माफ कर सकते हैं, इतना ही है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं होती है। और फेडरल कोर्ट हमारे वाले को 35 वाले को फेडरल कोर्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि फेडरल कोर्ट के खिलाफ में आप चाहो तो ब्रिटेन की संसद के अंदर कंप्लेन कर सकते हो। ये अंतर समझ में आ रहा है? तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए यही बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और हो सकता है कुछ किताब वाले इस अंतर को ढंग से समझ ना पाए हो और वो लिख दे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जो कि गलत होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इस कंपनी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया। लेकिन अधीन करते ही जो गवर्नर जनरल थे उसके कार्य में बाधा आने लगी। बाधा के चक्कर में फिर 81 में संशोधन आता है। संशोधन में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को थोड़ी कम किया, गवर्नर जनरल की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 आते आते कंपनी ब्रिटेन की संसद को ये समझ में आने लग गया था कि अगर इस कंपनी को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये टोटल लाभ है वो अधिकारियों का होगा, कंपनी के टोटल खाते में लाभ नहीं आएगा, तो हम टैक्स भी वसूल नहीं पाएंगे। तो हमें कुछ तो परिवर्तन करना ही था, कंपनी पर अपना अंकुश लगाना ही था। तो इन्होंने फिर एक और काम किया जिसका नाम था कि पिट्स इंडिया एक्ट लाए गए 1784 में। इस एक्ट में सबसे बड़ा कदम उठाया था वो था ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र। तो क्या मतलब हुआ इस ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र का? इसका मतलब हुआ कि अभी तक कंपनी का शासन था भारत में हो रहा था, लेकिन जिस क्षेत्र में कंपनी शासन कर रही है वो क्षेत्र अब ब्रिटिश आधिपत्य का है, यानी कि ब्रिटेन का एक भाग है। और अगर ये ब्रिटेन का एक भाग है तो ब्रिटेन की महारानी का संपूर्ण उस क्षेत्र पर अधिकार था जितने क्षेत्र पर ब्रिटेन का क्षेत्रफल आता है। और ये भारत वाला क्षेत्र भी इन्होंने किसका घोषित कर दिया? ब्रिटिश का। ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। एक और परिवर्तन किया गया था, उसे बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण के लिए बोर्ड बनाया गया था कि अधिकारियों पर नियंत्रण लगाने के लिए पहले तो इन पर नियंत्रण करने का या फिर इनकी एक जो शेयर धारक थे, इन शेयर धारकों का एक था निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। लेकिन बीओडी तो कंपनी के हितैषी थी, तो वो संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन फिर इन्होंने ब्रिटेन के मंत्रियों से एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि ये अधिकारियों पर अंकुश लगाएगी।
इसी के साथ में यहाँ पर द्वैध शासन शुरू हो गया। वैसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो द्वैध शासन का इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी ध्यान रख सकते हैं कि द्वैध शासन की शुरुआत हुई है पिट्स इंडिया एक्ट में। द्वैध शासन का मतलब हुआ कि कंपनी अब एक तो कंपनी किसके प्रति जवाबदेह होगी, बीओसी के प्रति, और दूसरी एक और थी बीओडी, अभी मैंने नाम लिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो इसके डायरेक्टर हैं इनके प्रति। व्यापारिक लाभ के बारे में तो वो इन बीओडी को जवाबदेह होगी, और राजनीतिक जो परिवर्तन करना है या राजनीतिक रूप से वो इस बीओसी के प्रति जवाबदेह हुई, इसी को ही बोलते हैं द्वैध शासन, यानी दो लोग इस पर अंकुश लगा रहे हैं। ठीक है, फिर आता है 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में अलग कुछ नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था, वो था गवर्नर जनरल को इसमें दी गई थी वीटो शक्ति, वीटो पावर। जैसे राष्ट्रपति के पास आज वीटो पावर है कि अगर संसद ने कोई बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा तो हो सकता है राष्ट्रपति इस बात को मानने से या बिल पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, और राष्ट्रपति के इनकार करने का मतलब होगा कि ये अब एक्ट नहीं बनेगा। वैसे ही वीटो शक्ति पहली बार 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल बनकर आ रहे थे, तब उन्होंने शर्त रखी थी कि मुझे इस जो मेरी परिषद है इसके ऊपर अधिमानी शक्ति दी जाए, जिसे वीटो पावर बोलते हैं, वीटो पावर दी जाए, और ये इसको दी गई थी। यही बात ध्यान में रखनी है, और यहाँ ये चीज़ क्लियरली याद रखना है कि वीटो पावर पहली बार 1786 में दी गई थी। फिर 1793 का अधिनियम। 1793 के अधिनियम में वैसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक परिवर्तन ये था कि जो बीओसी यहाँ पर 84 में बनाई थी, इसके अधिकारियों को वेतन दिया जाएगा वो भारत से दिया जाएगा। ये भारत के लिए धन का निष्कासन है, जो जिस पर दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक भी लिखेंगे आगे। और 20 वर्ष का, अब यहाँ पर रोचक बात थी कि इतने देर जब कंपनी को 1609 में बोल दिया गया था कि तुम अब अनंत काल तक के लिए भारत में अपना एकाधिकार रखोगी, लेकिन 1793 के अधिनियम में पहली बार बोला गया कि तुम्हारा जो अधिकार है वो 20 वर्ष का है। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813। 1813 चार्टर एक्ट आते आते ब्रिटेन के अंदर उन अधिकारियों, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, और इस औद्योगिक क्रांति की वजह से जो ब्रिटेन के अन्य व्यापारी वर्ग थे, इन व्यापारी वर्गों के अंदर भी व्यापार करने की जिज्ञासा उमड़ पड़ी, और वो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों के लाभ से भी वाकिफ थे। तो इसलिए उन्होंने भी फिर संसद से मांग करनी शुरू कर दी कि अब हमें भी इंडिया के अंदर व्यापार करने भेजा जाए। अब देखो यहाँ 1793 में 20 वर्ष का अधिकार दिया, 20 वर्ष पूरे होते ही काल कौन सा है 1813 का। 1813 का काल आते ही इन्होंने ब्रिटिश कंपनी के जो एकाधिकार था व्यापार पर, उसको समाप्त कर दिया। केवल चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको, उस पर तो कंपनी का अधिकार रखा, बाकी टोटल मोनोपोली समाप्त, ताकि अब ब्रिटेन के अन्य अधिकारी हैं वो भी व्यापारी हैं वो भी भारत के अंदर आकर व्यापार कर सकेंगे यहाँ। और फिर एक ये भी बोला गया था कि शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपए, हर 5 वर्षों में 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। और एक चीज़ और बढ़ाकर कर दी, वो थी स्थानीय जो सरकारें बनती थी, जैसे नगर निगम वगैरह, ये चीज़ें स्थानीय सरकारों को भी कर लगाने का अधिकार दिया गया। अभी ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 1813 के एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया था कि सरकार प्रति 5 वर्ष 1 लाख रुपए इंडिया को शिक्षित करने में खर्च करेगी। अगर इंडिया को शिक्षित करना है तो ये शिक्षा का कार्य ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटिश कंपनी खुद करे। इससे अच्छा है कि स्थानीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दो, फिर ये शिक्षा का व्यय इन पर डाल दो। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, 13 वाले में चाय और चीनी के अलावा मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी, स्थानीय सरकारों को कर का अधिकार दिया गया। ये कर का अधिकार आज भी दिया जाता है। आपने पंचायती राज संस्थाएं हमारे सिलेबस में होगी, और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा कि जो स्थानीय सरकार होती है, यानी सरपंच वाले ये सरकारें भी चाहे तो गांव की संपत्ति पर टैक्स लगाकर कुछ टैक्स वसूल सकती है और ग्रामीण विकास में कार्य कर सकती है। ये पहली बार 1813 में शुरू हुआ था, ये ध्यान में रखने वाली बात थी। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833। 1833 आते आते चाय और चीनी वाले व्यापार को भी इनका समाप्त कर दिया, और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय को समाप्त किया और एक राजनीतिक संस्था बना दी, ताकि अब तुम भारत पर राज करो, न कि व्यापार। और एक चीज़ और थी, जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल की पहले कुछ शक्तियों को बंगाल वाले का अधीन किया था। 1833 आते आते बम्बई
और मद्रास दोनों के गवर्नर जनरल की संपूर्ण शक्तियां समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया और बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जैसे ही भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो अब और बम्बई और मद्रास वाले इसके अधीन आ गया, इसका मतलब संपूर्ण भारत में अधिकार करने का कोई भी एक्ट पारित करने का अधिकार किसको मिल गया, संपूर्ण विधायी शक्ति किसको मिल गई, हमारे भारत के गवर्नर जनरल को, जो कि विलियम बेंटिक बनते हैं पहले भारत के गवर्नर जनरल, और कंपनी को एक राजनीतिक निकाय बनाकर छोड़ दिया। अब इसमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भारत का गवर्नर जनरल कब बनता, और गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में विधायी शक्ति का अधिकार कौन से एक्ट में मिला, वो था 1833 का एक्ट, ये ध्यान में रखना था। फिर चार्टर एक्ट 1853 में विधायी व प्रशासनिक कार्य पृथक कर दिए गए। क्या मतलब था कि कौन सा विधायी था, कौन सा प्रशासनिक था। आज के समय में आप जानते हो कि जैसे भारत में एक संसद है और एक भारत सरकार है। भारत सरकार नॉट इक्वल टू संसद। भारत सरकार में हम किन्हें जानते हैं, वर्तमान में मोदी जी और जिन्हें जो मंत्री है उन्हें हम बोलते हैं भारत सरकार है। और संसद तो संसद है, पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो संसद अलग होती है, भारत सरकार अलग होती है। वैसे ही ऐसा प्रावधान पहली बार इंडिया के अंदर कब किया गया था, इस 1853 के एक्ट में। 1853 के एक्ट में ये बताया गया कि जो हमारी ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर है, वो एक अलग निकाय बनाएगी जो कि भारत के अंदर कानून बनाने का भी प्रयास करेगी, उन कानूनों को ब्रिटेन की संसद पारित करेगी। दूसरा, और ब्रिटेन की एक गवर्नर जनरल की एक विधायिका होगी, कार्यपालिका परिषद होगी, जिसे बोलते हैं गवर्नर जनरल की परिषद, और दूसरी होगी विधायिका। और इस विधायिका के अंदर भारतीय लोगों को भी नियुक्त करने के बारे में विचार किया गया था। इतने परिवर्तन आ गए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर आता है, फिर आप सब जानते हो कि 1857 के अंदर भारत के लोग जो प्रबुद्ध वर्ग थे और जो आक्रोशित हो गए थे, इन कंपनी के अत्याचारों से पीड़ित हो गए थे, और संपूर्ण भारत का अधिकांश भाग इन कंपनी के अत्याचारों से ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा था। और अंत में उन्होंने निर्णय लेकर 1857 की क्रांति की, और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन की संसद हिल गई थी। उन्हें समझ में आ गया था कि भारतीयों पर शासन करने का ये जो तरीका कंपनी ने आजमाया है, शोषण वाला, ये तरीका पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है, और इस तरीके में अगर ये फ्लॉप हो रहा है तो हमें कुछ नया करना चाहिए था। नया करने के लिए इन्होंने कंपनी को जो राजनीतिक निकाय बनाया था, 33 के एक्ट में राजनीतिक निकाय बनाया था, इस निकाय को भी हटा दिया, कंपनी पूरी तरीके से समाप्त कर दी गई और नई चीज़ ऐड हो गई। वहाँ से भारत का जो संपूर्ण शासन था वो ब्रिटेन की महारानी के अधीन कर दिया, यानी कि अब ये भारत पूरी तरीके से ब्रिटेन का क्षेत्र है और इस पर शासन करने का अधिकार है ताज यानी कि क्राउन, महारानी के अधीन हो गया। और फिर इस भारतीय जो क्रांति कर रहे थे, इन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए महारानी ने 1858 में घोषणा की थी, जिसे कहते हैं तो महारानी की उद्घोषणा है। और उस उद्घोषणा में उन्होंने बोल दिया था कि कंपनी समाप्त कर दी जाती है। जो अब तक का गवर्नर जनरल हुआ करता था वो आज से क्या बन गया, वाइसराय। वाइसराय और गवर्नर जनरल में वैसे पद के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं था, लेकिन एक चीज़ का फर्क था इनके नाम में। ये क्या है, वाइसराय, वाइस, और अगर इसे तोड़े तो ये बना है रॉय। रॉय बना हुआ था रॉयल से। रॉयल का मतलब होता है महारानी या महाराजाओं से संबंधित, और वॉइस का मतलब होता है आवाज़, यानी कि रानी या महाराजा की आवाज़ पहुंचाने वाला। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इन्हें क्या बोलते हैं, महारानी के प्रतिनिधि, इसीलिए इनका नाम हो गया था वाइस रॉय। बाकी भारत का गवर्नर जनरल भी चल सकता था, लेकिन वो महारानी का प्रतिनिधि है, इसलिए इनका नाम वाइस रॉय कर दिया गया था। और जो पेट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन लागू हुआ था, इसे समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को समाप्त करने का मतलब क्या है, बीओसी को हटा दिया वापस, और बीओसी को हटाकर यहाँ पर एक नए पद का सर्जन किया था जिसका नाम था भारत सचिव। अब जानते हो आगे के जो एक्ट आएंगे, 1919 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो इसमें मार्ले और मिंटो, मार्ले हमारे यहाँ के वाइसराय है और मार्ले सचिव हैं और मिंटो हमारे यहाँ के वाइसराय हैं। वैसे ही 1919 के अधिनियम को
मोंटेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, तो मोंटेक्यू सचिव हैं और जेम्सफोर्ड हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल है, सॉरी वाइसराय है। तो इस तरीके से सचिव का पद बनाया गया था और द्वैत शासन को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है, अब बोल दो, अब ये भी बोल सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में भारत सचिव पद बनाया गया था। नाम से तो ऐसा लगता है ये भारत में कहीं रहता होगा, और हम भावनाओं में भी टिक भी कर सकते हैं कि हाँ इतना बड़ा एक्ट है तो ये वाला पद भी बनाया होगा। तो ध्यान में रखना, ये पद महारानी की उद्घोषणा में यानी कि 1858 में बनाया गया था। और बाकी इसमें आज़ादी के बाद सेना में परिवर्तन किया गया था, भारतीयों को आश्वासन दिया गया था। वो सारी चीज़ें हमारे पॉलिटिकल अप्रोच में नहीं आती, वो हिस्टोरिकल भाग है, हिस्ट्री में पढ़ने के लिए होता है, तो हम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1861। तो 1861 में क्या था, जो महारानी ने उद्घोषणा की थी उन सबको लागू करना था और कुछ और राजनीतिक परिवर्तन करने थे। इसके लिए फिर 1861 में एक और एक्ट आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1861। अब इसमें अलग काम क्या किया गया था, पहली बार गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया था, यानी कि वायसराय कुछ यहाँ से आपने देखा होगा कि विधायिका में स्थानीय लोगों का नामांकन होना शुरू करना था। यानी कि यहाँ पर बोला गया था कि आप प्रशासनिक रूप से, यानी एक आपकी संसद होगी जो कि एक्ट के बारे में विचार करेगी और एक्ट बनाएगी, फिर ब्रिटेन की संसद पारित करेगी। दूसरी आपकी प्रशासनिक संस्था होगी जिन्हें गवर्नर जनरल की परिषद के बोलते हैं। ये परिषद आपके साथ मिलकर कार्य करेगी, यानी संसद बिल बनाती है और जो सरकार होती है, प्रशासनिक इकाई होती है, वो उन बिलों को इम्प्लीमेंट यानी लागू करवाती है। तो यहाँ भी यही था कि जब आपके पास विधायिका आ गई तो इस विधायिका के अंदर गैर सरकारी रूप से नामांकन किया जाए। गैर सरकारी वो होते हैं, ये भारतीय भी होते थे, अंग्रेज भी होते थे। इन्हें गैर सरकारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्रिटिश कंपनी थी, इस कंपनी से जुड़े हुए नहीं थे। अन्य जो भी अधिकारी हुआ है होते थे, और अन्य जो भी नागरिक होते थे, उन्हें गैर सरकारी रूप से गैर सरकारी बोला जाता था और इन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त कर सकता, मनोनीत कर सकता था। और अब यहाँ से विकेंद्रीकरण प्रारंभ होता है, ये एक नाम और ऐड कर लेना, विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। विकेंद्रीकरण प्रारंभ होने का मतलब है कि जब 1833 के अंदर बम्बई और मद्रास की विधायिका शक्ति संपूर्ण रूप से समाप्त करके इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया था और उसी का नाम फिर भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। यहाँ पर 1861 में उसको उलट दिया गया और जो बम्बई और मद्रास की विधायिका शक्ति थी उन्हें वापस लौटा दी गई। ये 1861 में हो गया। फिर 1892 में एक्ट आया। 1892 आते आते हमारे यहाँ एक और परिवर्तन हो गया था, वो था 1885 का कांग्रेस की स्थापना। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो भारतीयों ने तो मांग करनी शुरू कर दी कि भाई हमें भी इस विधायिका के अंदर एंट्री दे रहो, हमारे यहाँ चुनाव करवाओ, और जो जो सरकारें हैं तुम्हारे वहाँ ब्रिटेन में जितना भी आज लोकतंत्र के बारे में तुम लोग जितना भी व्यवस्थित हो चुके हो वैसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी करनी प्रारंभ करो। भारतीयों ने मांग करनी शुरू कर दी थी। 1885 में कांग्रेस बनती और इन्होंने मांग करनी शुरू की तो फिर भारतीयों का नामांकन इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। इस नामांकन के साथ में इनको कुछ शक्तियाँ भी तो देनी थी, क्योंकि पहले ऐसी कोई शक्ति इनके पास थी नहीं, केवल नामांकन कर दिया, छोड़ दिया था। तो फिर भारत परिषद अधिनियम, अब ये नाम नोटिस कर रहे हो, यहाँ नाम क्या आ गया, परिषद, यानी कि अब इनके पास एक परिषद और बन रही है। पहले तो गवर्नर जनरल जो मर्जी आए किया जा रहा था, लेकिन अब इन्होंने एक परिषद बनाई और परिषद में क्या चीज़ें ऐड करनी शुरू कर दी कि भारतीयों को भी एंट्री करवाई और उन भारतीयों को अब बहस भी कर सकते थे भारतीय किसी भी बिल पर कि कौन सा बिल भारत के अंदर लागू होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा भारतीयों के अकॉर्डिंग है, कौन सा भारतीयों के ऑपोजिट है। इन चीज़ों पर बहस होने लग गई थी और भारतीय